वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे आज क्या एनसीईआरटी क्लास 6 का पूरा साइंस साइंस क्लास 6 का हम पूरा कवर करेंगे। हम इसमें कवर क्या करेंगे, इसमें हम सारांश को कवर करेंगे। सारांश को कवर करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी सारांश का कवर करेंगे। एक वीडियो में पूरा क्लास 6 के एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे। अब देखते हैं हम आगे। फर्स्ट मेरा क्या है, सारांश मेरा यही है। एनसीईआरटी क्लास 6 का सारांश है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, विटामिन्स तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में हमारी रेशे तथा जल भी होते हैं। वंस अगेन हम देखेंगे इस लाइन को। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम, मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारे रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। किसका? प्रोटीन का। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं और संतुलित भोजन कहलाते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस वीडियो में हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन है A to Z लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे सेकेंड स्लाइड में क्या बोलता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ जो हैं दिखावट में चमकदार होते हैं, लेकिन जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। सभी इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते तथा अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते तथा कुछ पारभासी भी होते हैं। जैसे कि हम ये सब टॉपिक को वीडियो में कवर कर चुके हैं। पदार्थ को उसके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वंस अगेन हम इस लाइन को देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पदार्थ को उसके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं के समूह तथा उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक समूह किया जाता है। वस्तुओं को समूह तथा उसके गुणों को अध्ययन के लिए समूह किया जाता है, मतलब एक साथ रखा जाता है। अब देखेंगे हम क्या इसमें। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन मिश्रणों से अनेक अवयवों के पृथक्करणों के कुछ विधियां हैं। ये सब जो विधियां हैं, हस्तचयन विधि, हाथ से चयन करने के लिए। निष्पावन जो पवन से किसी पदार्थ को अलग किया जाता है। चाल करके अवयव किया। अवसादन जो मिट्टी और पानी का जो मिश्रण जो होता है उसे किस तरह से अलग किया जाए। निस्तारण हो गया, निस्यंदन मिश्रणों या उसके अवयवों को पृथक करने के कुछ अलग विधि। ये सब अवयवों को पृथक करने की विधि। और ये लाइन जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है ये सबसे। अनाज से भूसा और पत्थरों का चयन हस्तचयन से किया जाता है।
अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। अमाप हो गया, अगर कोई लाइन क्या बोल रहा है, किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर, अगर अमाप में ज़्यादा अंतर है तो उसका उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण से रेत एक भारी कण तल्ली में बैठ जाती है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक कर लिया जाता है। अब क्या है, द्रव तथा उसमें अबिलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के कारण पृथक किया जा सकता है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, द्रव तथा उसमें अबिलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी भी द्रव को हो उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। देखेंगे इस लाइन को क्या कहते हैं हम, संतृप्त विलयन क्या है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, मतलब कि जिस विलयन में और पदार्थ कोई न घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी विलयन के पदार्थ को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। देखिए कितना अच्छा लाइन है, क्या बोल रहा है इस लाइन में, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ और घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थ को विभिन्न मात्राएं घोलाता है। सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उसके ऊंचाई तथा तने के शाखाओं के आधार शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उसके ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी या वृक्ष की ऊंचाई में किया जाता है। तने और पत्तियां पुष्प तथा फल होते हैं। तने पर पत्तियां पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। ये पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी समानांतर हो सकता है। देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, समानतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तने पर क्या क्या होते हैं, पत्तियां होते हैं, तने पर पुष्प होते हैं और फल होते हैं तने पे। पत्ते में शिराएं के प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी तथा समानांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। हरी पत्तियां हो गया। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी से दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ क्या करती है, जड़ जो है मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होते हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाली जड़ें रेशेदार होते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है।
पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये एग्जाम में पूछ देता है कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखेंगे हम क्या है, अस्थि तथा उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मरुदंडी, पसलियाँ, बक्ष और अस्थि कंधे पर श्रेणी, मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियाँ से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने तथा फैलने में अस्थियाँ गति करती है। पेशियों की अस्थियाँ अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं बल की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियाँ दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। कौन? पक्षी। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बल्ले बनाकर जल में तैरती है। सर्प और शरीर के दोनों अस्थि एवं उपास्थि कंकाल बनाते हैं। यह शरीर पर पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मरुदंड, पेशिली, बक्ष, अस्थि, कंधे एवं श्रेणी, मेखला तथा हाथ पाँव की अस्थियाँ से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने की अस्थियाँ गति करती। अस्थियाँ की संधियाँ अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों के दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बल्ले बनाकर तैरती है। कभी कभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में आता है, सो इसे हम देखना बहुत ज़रूरी है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बल्ले बनाते हुए भूमि पर बलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारे अस्थियाँ उससे जुड़ी पेशीय शरीर को आगे की ओर धक्का देता है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियाँ तीन जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टा को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केचुआ में गति शरीर के पेशियों के बारी से विस्तार एवं संकुचन से होता है। शरीर की अतः सतह पर शुक केचुआ के भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछता है कि घोंघा किससे चलता है, तो घोंघा जो है पेशीय पाद की मदद से चलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा कौन सा, नेक्स्ट हो जाएगा ये, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। आवास किसे कहते हैं? आवास क्या कहलाएगा? किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं आवास कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक स्थान पर रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूल कहलाते हैं। वंस अगेन हम इस लाइन को देखेंगे। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूल कहलाते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु समानतः इसे स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है।
आवास मनुष्य के आवास विभिन्न आवास में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। बहुत सारे आवास होते हैं, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के आवास हैं। जैसे शेर को रहने के लिए मांद है, घोड़ा को रहने के लिए अस्तबल है, मनुष्य को रहने के लिए कुछ और है, और किसी जंतु को रहने के लिए होते हैं। वही बोल रहा है कि विभिन्न आवास में सजीव विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है। पौधे जंतु सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से कौन से जैव घटक है? जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे हो गए, पौधे जंतु सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैव घटक हैं जो सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे कौन सा? मिट्टी, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप आदि परिवेश जो हैं अजैव घटक कहलाते हैं। चट्टान, अजैव घटक कौन कौन से हैं? चट्टान, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप परिवेश में अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण है। सजीव वस्तुओं के समान लक्षण है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया रहते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं एवं गति करते हैं। ये सभी सजीव के लक्षण हैं। इस टॉपिक से बहुत ही A to Z लाइन इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे हम क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि को उस उपयोग मापन के मात्रक के रूप में किया करते थे। उसमें उलझने होती थी, इसलिए किसी एक समान मापक प्रणाली का विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हमें मानकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हुए समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वार्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। क्या कहलाती है? वार्तुल गति कहलाती है। ऐसे गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। ऐसे गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम आवर्त गति बोलते हैं। अब देखते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जो है प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देते हैं तथा हम इनके दूसरी ओर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, जैसे तेल से सना हुआ कागज। ये क्या हो जाएगा? प्रभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। छाया कब बनती है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तभी छाया बनती है, अन्यथा छाया नहीं बनती है। हम साधारण सामग्री को सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विद्युत सेल के बारे में हम देखेंगे। विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। धन टर्मिनल को पॉजिटिव बोला जाता है, ऋण टर्मिनल को निगेटिव बोला जाता है। और विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में प्रभावित होती है। क्वेश्चन को इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता तथा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित
हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, विद्युत के रोधक कहलाते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ की चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से? चुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं? चुंबक, लोहा, निकेल, कोबाल्ट कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय बोलते हैं। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव हो गया और एक दक्षिणी ध्रुव हो गया। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहता है। इस लाइन को बहुत बार एग्जाम में इस लाइन को पूछा गया है, लेकिन अब ये लाइन पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट वाइज में आकर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे एक ही क्वेश्चन में 3-4 को स्टेटमेंट रहता है, इसमें कौन सही है कौन सही नहीं है उसमें ये लाइन भी दे देता है। जैसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो चुंबक के असमान ध्रुव मतलब कि दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। चुंबक के जो होते हैं दो असमान ध्रुव जैसे नॉर्थ और साउथ दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और नॉर्थ या साउथ एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षण कर देंगे। जैसे नॉर्थ होगा तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। और नॉर्थ और साउथ होगा तो ये क्या करेगा? ये अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि असमान ध्रुव हो गया। अब इसी में हम आगे देखते हैं क्या? वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु है जो पवन कहलाते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होते हैं, ये तो एकदम करेक्ट है। जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ज्वलन में सहायता तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है क्या कहलाएगी? वायुमंडल कहलाएगी। ये देखिए इस लाइन को वायुमंडल किसे बोलते हैं कितना अच्छा से स्पष्ट किया गया है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है क्या कहलाएगी? वायुमंडल कहलाएगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए कितना अच्छा लाइन ये बोला है। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। क्लास 6 साइंस का जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का मेरा साइंस का सारांश खत्म होता है। और ये वीडियो जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें क्लास 6 का पूरा निचोड़ करके दिया गया है कि कौन लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा और कौन लाइन जो कि शॉर्ट में दिया होगा। आप इस वीडियो को अगर एक बार कंसंट्रेट होकर के सुन लेते हैं तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें और 3 बार देखें, क्योंकि क्लास 6 और एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही पूछ रहा है आजकल। एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछ रहा है सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे हल्का में ना ले और इसका सारांश को पूरी अच्छी तरह से देखें। 1 बार देखें वीडियो, 2 बार देखें, 3 बार देखें। हालांकि इस टॉपिक को, इस वीडियो को अगर एक लाइन याद हो जाता है तो हमें क्वेश्चन को बनाने में बहुत तरह से आसानी हो जाएगी। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है वो भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है वो भी बनेगा। और ये जो सब्जेक्टिव 6 क्लास के बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो
और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक पर से जा करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल जो है, ये जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। आप जा करके वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्विज चलते रहता है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।